हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 8 फायर, फ्रेंड एंड फो को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले के समय के मनुष्य यानी कि आदि मानव को ये पता नहीं था कि आग क्या होती थी, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को उसने देखा होगा। उन्होंने आग का इस्तेमाल करने से बहुत पहले ही बिजली और ज्वालामुखियों को देखा होगा। आग बेहद शक्तिशाली और खतरनाक थी और आदि मानव भी इससे भयभीत थे। आग ने भले ही आदि मानव को झकझोर दिया हो, लेकिन अब हम जानते हैं कि आग एक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब हवा में ऑक्सीजन एक ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हीट और लाइट के रूप में एनर्जी निकलती है और इसी को हम आग कहते हैं। आग को बनाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और हीट यानी कि गर्मी, जैसे लकड़ी, कोयला, रसोई गैस और पेट्रोल। यह ईंधन के कुछ उदाहरण हैं। ऑक्सीजन हवा से आती है, इसीलिए जब आप सुलगने वाले कागज पर फूंक मारते हैं तो यह अक्सर जल पड़ता है। आग बनाने के लिए आवश्यक तीसरी चीज गर्मी है। ईंधन और ऑक्सीजन खुद से आग नहीं बनाते हैं, या फिर एक अखबार या खुले में पड़ी एक लकड़ी अपने आप आग थोड़ी ना पकड़ लेती है। कागज या लकड़ी को जलाने के लिए हमें उसे गर्मी देनी होती है ताकि उसमें आग पकड़ सके। हम आमतौर पर एक माचिस की तिल्ली की मदद से ऐसा करते हैं। हर एक ईंधन का एक विशेष टेम्परेचर यानी कि तापमान होता है जिस पर वह जलना शुरू कर देता है। इस तापमान को ईंधन का फ्लैश बिंदु या काइंडलिंग तापमान कहा जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि आग एक अच्छा सेवक है लेकिन एक बुरा मालिक भी है। इसका केवल यह मतलब है कि जब तक इसे नियंत्रण में रखा जाता है तब तक आग बहुत उपयोगी है। उदाहरण के लिए हम इसका उपयोग अपने भोजन को पकाने, सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने और बिजली पैदा करने के लिए करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हर साल आग से हजारों घर और दुकान बर्बाद हो जाते हैं। जंगलों के विशाल इलाके भी नष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जिस तरह आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, उसी तरह 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे आग बुझाई भी जा सकती है। अगर आग जलने के लिए जरूरी 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को दूर किया जाए तो आग को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए हम फ्यूल यानी ईंधन निकाल सकते हैं। अगर आग को जलाने के लिए फ्यूल नहीं है तो कुछ भी जल नहीं सकता। अगर हम जल रही आग में ज़्यादा फ्यूल को ना डालें तो आग को बुझाया जा सकता है। आग को बुझाने का दूसरा तरीका यह है कि हमें ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकना है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग जल ही नहीं पाएगी। छोटी आग को बुझाने के लिए उस पर एक गीला कंबल या बोरे को डाल दे। ऐसा करने से क्या होगा कि इससे जलने वाली वस्तु तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा। कभी कभी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह ऑक्सीजन को किसी जलती हुई चीज़ों तक पहुंचने नहीं देता। आग को बुझाने का तीसरा तरीका है उसमें से गर्मी को दूर करना। अगर इसके टेम्परेचर को फ्लैश बिंदु से नीचे लाया जाए यानी कि इसके टेम्परेचर को कम किया जा सके तो ईंधन का जलना बंद हो जाता है। एक जलती हुई माचिस या मोमबत्ती को बुझाने के लिए आप उस पर फूंक मारते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि फ्लेम के चारों ओर मौजूद गर्म हवा दूर हो जाती है, जिससे आग के टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर आग पकड़ती है उससे नीचे लाया जाता है, जिससे आग जलना बंद हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। कभी कभी आग लगने पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। पानी जलते हुए फ्यूल से गर्मी को एब्जॉर्व करता है यानी कि गर्मी को सोख लेता है और टेम्परेचर को भी कम करता है।
एक पानी का कंबल भी ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करता है, जिससे आग बुझ जाती है। कुछ ऐसी आग भी होती है जिसे पानी से बुझाया नहीं जा सकता। जैसे अगर तेल की आग पर पानी डाला जाए तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगेगा और तब भी वह जलता रहेगा। यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि पानी उसे जल्दी से बहा सकता है। वह जलते हुए तेल को अपने साथ ले जा सकता है, जिससे आग और भी फैलेगी। बिजली से चलने वाले उपकरणों में लगी आग पर भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पानी का छिड़काव करने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर बिजली की आग से लड़ने के लिए सबसे उपयोगी चीज़ है। इसका इस्तेमाल हम बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए करते हैं। हर साल हम आग से लड़ने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं और हम आग लगने और इसे रोकने के नए तरीके को खोजने का भी प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर हमने आग पर काबू पाने और इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में अच्छी तरह से करना सीख लिया है। अब बहुत समय पहले की बात है, जब कोई फायरमैन नहीं थे। जब कभी भी आग लगती थी तो हर कोई व्यक्ति फायर फाइटर बन जाता था। लोग एक ह्यूमन चेन यानी कि मानव श्रृंखला बना लेते थे और तालाब या कुएं से लेकर आग वाली जगह तक बाल्टी भर भर कर पानी ले जाते थे। ऐसा आज भी होता है जब इसकी ज़रूरत होती है। अब इमारतों के निर्माण के लिए भी कानून बनाए गए हैं, जिसके अनुसार आग के खतरे को कम करने के लिए 2 इमारतों के बीच में स्पेस होनी चाहिए और हर नई इमारत, खासकर जो पब्लिक प्लेस में है, उन्हें आग से बचने और काबू पाने के जो भी चीज़ें या तरीके हैं, उनका इस्तेमाल करना है। विशेष उपकरणों के साथ फायर फाइटर वर्कर का एक ग्रुप, जिन्हें फायर ब्रिगेड के रूप में जाना जाता है, वे आते हैं आग बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स बेहद ही प्रशिक्षित लोग होते हैं। ये लोग बेहद ही कुशल होते हैं। आग लगने के दौरान ये बिजली की सप्लाई को रोक देते हैं। खतरनाक दीवारें जिनमें आग लगी हो या जो आग बुझाने के काम में बाधा पैदा कर रही हो, ये उसे गिरा देते हैं। फिर ये जल रहे पदार्थ या वस्तु को रोकने के लिए पानी का छिड़काव भी करते हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे आग से जले हुए या धुएं की वजह से प्रभावित हुए लोगों की भी मदद कर सके। आग की खोज और इसके इस्तेमाल ने शुरुआती मनुष्य को प्रकृति से बेहद तरीके से सामना करने में मदद की और धीरे धीरे इसे अपने जीवन जीने के तरीके में भी अपनाया। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी आग की पूजा की जाती है। आग वास्तव में एक दोस्त है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अगर यह बेकाबू हो जाए तो यह एक खतरनाक दुश्मन भी बन सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।